सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, जो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने तकरीर की उसने आवाम को हैरान कर दिया। 10 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी, जबकि बिजली के नरखों में जो इजाफा किया गया वो भी वापस ले लिया गया। हैरान कुन बात यह नहीं कि हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया, परेशान कुन बात यह है कि इजाफा IMF की शराइत और दबाव पकड़ना पड़ता है, तो क्या वज़ीर आज़म IMF की जंजीरें तोड़ रहे हैं? कहने को तो ये खुशकुन नारा है, मगर इसका मुतबादिल क्या है? रूस और चीन के साथ ताल्लुकात आज़ाद खारजा पॉलिसी की अलामत, मगर वर्ल्ड बैंक और IMF के चुंगल में फंसा कर निकलने का ख्वाब क्या शर्मिंदा ताबीर हो पाएगा? हुकूमत की जानिब से इस तरह के रिलीफ पैकेज का ऐलान का क्रेडिट बहुत से हल्के अपोजिशन को दे रहे हैं। क्या वाकई कीमतों में रिलीफ अपोजिशन की मुतारिक सियासत का नतीजा है? अगर ऐसा है तो हिज़्ब इख्तिलाफ 3 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद अब तक एक वाज़ेह एजेंडे के साथ सामने क्यों नहीं आ सकी? एक तरफ पीपल्स पार्टी है जिसका अवामी मार्च का आगाज मुतासर कुन तो है, मगर दूसरी जानिब मार्च की टाइमिंग भी बहुत अहम है। अब देखना यह है कि क्या पीपल्स पार्टी ये जोर पंजाब में दिखा पाएगी। दूसरी तरफ कौमी और पंजाब असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन के हाथ में है, मगर नून लीग असम्बलियों की मुद्दत के मामले पर और पंजाब की वजारत आला के मामले पर हिचकिचाहट का शिकार नजर आती है। पंजाब में सियासी महाज किसी भी वक्त गर्म हो सकता है। चौधरी बिरादरान का घर इस वक्त सियासी सरगर्मियों का महवर बन चुका है। नाज़रीन, अपोजिशन के बैक टू बैक राब्तों से हुकूमती हलकों में भी हलचल मच गई है और शायद वजीर आजम जो हमेशा कहते थे घबराना नहीं है, थोड़े से घबरा गए हैं। इमरान खान दौरा लाहौर में आज खुद चौधरी बिरादरान से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद समेत दीगर मामलात पर गौर व फिक्र की जा रही है। वजीर आजम ने अपने पुराने दोस्त जहांगीर तरीन से भी टेलीफोनिक रब्ता कर लिया है और अभी तक हुकूमत किसी इत्तेहादी ने हुकूमत से बगावत नहीं की है। नाजरीन, ये याद रहे, तरीन ग्रुप हो या फिर इत्तेहादी जमातें, तहरीक इंसाफ के अंदर नाराज अरकान हो या मुक़्तदिर हल्के, महंगाई और बद इंतजामी के बाइस अवाम का दबाव ऑप्शन को कम करता चला जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आसाब की इस लड़ाई में अब देखना यह होगा कि किसको फायदा और किसको नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर की। क्या वाकई वज़ीर आज़म को लग रहा है कि चौधरी बिरादरान से मुलाकात बहुत ही ज़रूरी हो गई थी? उनको लग रहा है कि कहीं इत्तेहादी इस बैड गवर्नेंस और बढ़ती महंगाई की वजह से उनसे पीछे ना हो जाएं? और फिर पीका ऑर्डिनेंस, जिस पर खुल के बात कर रहे हैं कि सहाफ़ियों के हुकूक को हम दबा हुआ देखना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर पर बात करते हैं। हमारे डिप्टी ब्यूरो हेड खबर अब्बास हमारे साथ हैं। खबर, कैसा चल रहा है वज़ीर आज़म का दौरा? अभी चौधरी बिरादरान से मुलाकात से कुछ निकल के आया है और आगे क्या होना है वज़ीर आज़म के इस दौरे में? देखिए सुमैया साहबा, आज जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 12 बजे के करीब लाहौर में एक रोज़ा दौरे पर पहुंचे। पहले ये जो है वज़ीर आला के जो ऐवान है वहां पर मुलाकात रखी गई थी, मगर उसके बाद शेड्यूल को चेंज किया गया और ये दौरा जो है और इसकी तमाम मुलाकातें गवर्नर हाउस में मुंतकिल कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब से जो है वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, फिर गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई, IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से भी वज़ीर आला ने जो है वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की और तमाम सूबे की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को तफसीली आगाह किया गया है। इसके अलावा जो वज़ीर आला असेंबली बनाई गई है पंजाब में PP के अवामी लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए और ये जो मुतवक्के अदम तहरीक अदम एतमाद है उसके हवाले से पंजाब हुकूमत की जो भी हिकमत अमली है उसके हवाले से वज़ीर आज़म को तफसीली तौर पर ब्रीफ किया है वज़ीर आला ने। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने जो है वो मुख्तलिफ डिवीजन के मुल्तान, साहिवाल, रावलपिंडी के डिवीजन के अरकान असम्बली से भी मुलाकातें की हैं और इनसे जो है ताजरों से भी आज एक मुलाकात हुई है और एक बड़ा इंडस्ट्रियल पैकेज जो है वो वज़ीर आज़म की जानिब से अनाउंस किया गया है और वो साथ उनका ये भी कहना था कि इसका ऐलान जो है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर फिर भी जो है हम तरक्की के लिए काम करने की कोशिश कर रही हैं गुज़श्ता हुकूमत से। बल्कि उसने वज़ीर आज़म ने इसमें रेफरेंस भी दिया 70 की दहाई का कि नेशनलिज्म से काफी नुकसान हुआ सनतों का। और दूसरी जो बात आपने की चौधरी बिरादरान के घर के हवाले से, तो बिल्कुल जो हुकूमत के बड़े कहानी है चौधरी बिरादरान काफी
इस वक्त वो सियासत का महवर बने हुए हैं। जश्न जमाते हैं, उनकी मुतअद्दिद मुलाकातें हो चुकी हैं चौधरी बरादरान से। जराए का कहना है कि चौधरी बरादरान की जानिब से वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई गई है, और जो जैसा कि आप बात कर रही हैं कि इत्तेहादी खुलकर सामने नहीं आए, मगर उनके बयानात आ रहे हैं। गुज़श्ता दौरे में भी वज़ीर आज़म ख्वाहिश रखते थे जराए के मुताबिक चौधरी बरादरान से मुलाकात की, मगर उसी दिन चौधरी बरादरान की जानिब से इस्लामाबाद में जो है अपना इजलास बुला लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये देखना होगा कि आज की मुलाकात से क्या निकल के आता है, कितना एतमाद अब जाहिर करते हैं चौधरी बरादरान। बड़े इत्तेहादी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब्बास हमें दौरा लाहौर के हवाले से आगाह कर रहे थे। अब जरा देखते हैं कि वज़ीर आज़म का कल का खिताब, आज इंडस्ट्रियल जोन के लिए बड़ा पैकेज, जाते जाते हुकूमत जब इस तरह के पैकेजेस देती हैं क्या तो वो अपने आप को सेव करना चाह रही होती हैं, क्या मामलात होते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान याकूब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान साहब। राना साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करेंगे अब्दुल समद याकूब साहब। अब्दुल समद साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले तजिया ले लेते हैं इमरान याकूब साहब से। इमरान साहब, आपने कल की वज़ीर आज़म की तकरीर को कैसे देखा, और जो रिलीफ उन्होंने दिया है थोड़ा बहुत आवाम को महंगाई, इतनी महंगाई में, उसको आपने कैसे देखा? और आज जो वज़ीर आज़म ने लाहौर का दौरा किया है और जो अपने इत्तेहादियों से आज वो बात भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह देख रहे हैं? हुकूमत सेव कर रही है अपने आप को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुमैया, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को सेव करने की बात नहीं है। हुकूमत अपनी परेशानी दूर करने की कोशिश कर रही है और इलेक्शन की तैयारी कर रही है। ये अगले इलेक्शन की तैयारी आप देखेंगे। वज़ीर आज़म ने जिस तरह से कल तकरीर की, वो सारी अगर आप तकरीर गौर से सुने तो आपको नजर आएगा कि ये कैंपेन थी पूरी और प्रॉपर। उन्होंने कहा कि वो क्या करना चाहते थे, क्या नहीं कर सके और क्या अब करेंगे, और किस तरह से अवाम का दर्द है उन्हें। दूसरी बात ये कि अवाम को जो ये रिलीफ दिया गया है, तो आप देखेंगे इस तरह के इकदाम IMF की इतनी सख्ती के बावजूद, ये खुद हुकूमती लोग ही ये कहते थे, 4-5 वज़ीर खजाना और दूसरे जो इनकी टीम है वो ही ये कहते थे कि जनाब इतना प्रेशर है कि हम वो कर ही नहीं सकते। अब अगर उस प्रेशर को बस पुष्ट डालकर एकदम से इन्होंने IMF की नाराजगी भी मोल ले ली और ये फैसला कर दिया कि अवाम को इन्होंने ये कीमत कम करके देनी है, अवाम को रिलीफ देना है, तो उससे आप क्या अखज़ कर सकते हैं? उसका एक ही नतीजा सिर्फ अखज़ किया जा सकता है कि हुकूमत को अब अपनी हुकूमत बचाने की फिक्र है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वाकई इस वक्त परेशान हैं। उनके परेशानी का अंदाजा, उनकी टीम की परेशानी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फवाद चौधरी साहब आज मीडिया टॉप करते हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, और कहते हैं कि ये चौधरियों से मीटिंग का फैसला नहीं हुआ, बाद में होगी। और अब इतला आ जाती है कि नहीं, चौधरियों से राब्ता भी होगा और मीटिंग भी होगी। इमरान साहब, ये बात दुरुस्त है जो अपोजिशन ये कह रही है कि जी हमारे एहतजाज से हुकूमत घबरा गई है, इसीलिए इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, तो वाकई हुकूमत अपोजिशन के एहतजाज से घबरा रही है? मैं माफी चाहूंगा, हुकूमत अपोजिशन के एहतजाज से नहीं घबरा रही। हाँ। असल में हुकूमत किसी और चीज से घबरा रही है। अच्छा। हुकूमत अंपायर के न्यूट्रल होने से घबरा रही है। हुकूमत किसी इशारे की वजह से घबरा रही है। हुकूमत ये समझती है कि एक आशीर्वाद जो उन्हें हासिल था अब वो नहीं है। अब अपोजिशन जिस तरह से तेजियां दिखा रही है, तो ऐसा महसूस होता है कि शायद अपोजिशन को हलाशेरी मिल गई है। ये चीज हुकूमत को परेशान किए हुए। ठीक है, पॉइंट टेकन। अब्दुल समद साहब, किस चीज से घबरा रही है हुकूमत के इस तरह के कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि वाकई प्रॉब्लम्स में आ गई हुकूमत? नहीं, देखें, पहली बात तो ये कहना या ये तज्जिया जो है उससे तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि हुकूमत जो है ना वो घबरा गई है या हुकूमत परेशान हो गई है। ये तो मेरे लिए खैर मज़ाक़ा खेल बात हो जाती है, क्योंकि अगर कल रात प्राइम मिनिस्टर ने कोई रिलीफ दिया तो ये बात भी वाज़ेह होनी चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों का तयन या बिजली की कीमतों का, जो एनर्जी सेक्टर की कीमतों का तयन जो है वो ना तो अदम एतमाद की तरीक़ों से हुआ करता है, ना जो है वो अपोजिशन के एहतजाजों से हुआ करता है। क्योंकि अगर ये आए रोज़ अगर इसी तरीके से करना होता तो फिर शायद तो पेट्रोल को तो हमें आधी कीमत पे करना पड़ जाता, क्योंकि जब भी हुकूमत या अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ जब इकट्ठी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट। सर, जब आपने पेट्रोल बढ़ाया था 20 रुपए, उस वक्त पेट्रोल की जो कीमत थी अब उससे ज्यादा है आदमी मार्केट में, लेकिन अगर आज आप कम कर रहे हैं तो आप कैसे दे रहे हैं? वाज़ेह तौर पे ब्रेंट
सुमैया इसकी कीमत का तयन वाज़े तौर पे जब ये ट्रेंडिंग देखने में आ रही थी कि यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद जब $105 तक पहुंचा, तो फिर उसके बाद उसने रिवर्स करना शुरू कर दिया। तो ये बात दुनिया में वाज़े होगी कि अब इससे कोई सप्लाई का या उसकी जो सैंक्शंस हैं उसका ताल्लुक जो है वो उसकी एनर्जी सेक्टर के ऊपर नहीं है जो रशिया के ऊपर दुनिया ने सैंक्शंस लगाई हैं। तो ये चीज़ वाज़े हो गई दुनिया में कि एनर्जी प्राइसेस जब रिवर्स होना शुरू हो गई हैं तो ट्रेंड दुनिया को समझ आ गया कि अब ये रेट्स इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब 12 रुपए पिछले 13 दिन पहले या 15 दिन पहले बढ़ा था, उसके भी वो भी प्राइम मिनिस्टर ना चाहते हुए प्राइम मिनिस्टर ने वो बढ़ाया था, उसको रिवर्स बैक कर दिया। समरी जितने की जाती है उससे ज्यादा वजीर आजम बढ़ा देते हैं, तो ये किसके चाहने पे बढ़ाया था उन्होंने फिर पेट्रोल? देखिए अब ये बात भी वाजे हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बात तो ये स्टेबिलिटी भी आ गई है कि बजट तक यानी अगले 4 महीनों तक पेट्रोल की कीमतें जो है वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, कम तो हो सकती हैं लेकिन बढ़ नहीं सकती। तो इससे कम से कम एक साइन ऑफ सेंस ऑफ रिलीफ तो मिलता है ना कि जी आने वाले वक्तों में हम ये को फ्लक्चुएट नहीं करेगा या महंगाई की शरह जो है वो उसमें इजाफा नहीं होगा। तो इसका ताल्लुक जो मैं मेरा पॉइंट है मैं वाजे करना चाहता हूँ कि इसका ताल्लुक जो है वो आने वाली को मुतवक्का जो तरीके अदम एतमाद है उससे हरगिज नहीं है, क्योंकि हम इत्तेहादियों को तो सीरियस ले रहे हैं, हाँ। लेकिन आने वाली ये जो मुतवक्का अदम एतमाद है इसको कम से कम गवर्नमेंट इस हवाले से लेकिन देखिए अगर उनके लॉन्ग मार्च की टाइमिंग देखी जाएगी ना तो फिर आपके रिलीफ की टाइमिंग भी देखी जाएगी, टाइमिंग दोनों की नोट होगी, फिर क्रेडिट जो लेगा वो फिर उसको आप कुछ कह नहीं सकते। चले पॉइंट। लेकिन राना साहब अब जाहिर है ये इत्तेहादियों से मुलाकातें आपकी भी हुई हैं, अब अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें ये भी कर रहे हैं, ये अदम एतमाद की क्लैरिटी कब होगी ऑपोजिशन की तरफ से, कब लेकर आनी है, कैसे लेकर आनी है, क्या आप लोगों की प्लानिंग है, कुछ बताएं तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सुमैया देखें कि अदम एतमाद आप सवाल पूछती थी कि ऑपोजिशन ने अवाम के लिए क्या किया है, तो ऑपोजिशन ने अवाम के लिए 10 रुपए पेट्रोल में कमी कर दी है, अच्छा 5 रुपए बिजली में कमी कर दी है, अच्छा। इंडस्ट्रियल पैकेजेस आ रहे हैं, स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, हुकूमत जो है वो जाग गई है, उसको एकदम से याद आ गया है कि जो हमारे कोalition पार्टनर्स हैं उनको हमने इज्जत देनी है, उनसे मुलाकात करनी है। सब कुछ आप लोगों की वजह से होना था, तो सर आप लोग 3 साल से क्यों नहीं कर रहे थे कुछ? आप लोगों ने तो कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। अगर हुकूमत ने आवाम को इतनी मुश्किलात दी तो आपने आवाम के लिए रिलीफ के लिए क्या किया? ये हमारी परफॉर्मेंस ही है कि अब अरकान असेंबली से मुलाकातें हो रही हैं, कोalition पार्टनर्स को जो है वो रीच आउट किया जा रहा है, जहांगीर तरीन से मुलाकात हो रही है, पीटीआई जो है वो जुलूस निकाल रही है, अपना एहतजाजी मुहिम उसने स्टार्ट कर दी है, जलसे शुरू हो गए हैं, यहाँ तक कि जो कारपेट है नेशनल असेंबली का वो भी तब्दील होने जा रहा है। ये सारी ऑपोजिशन की मेहरबानी है पीटीआई के ऊपर। तो देखें हुकूमत बुखलाहट का शिकार में मुब्तला है और उसकी ये जो तकरीर की जिसके अंदर वो इमरान खान साहब ने टीका के बारे में भी जिक्र किया और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर उसका मुद्दा रख दिया, या लिफाफे जो है वो लेते हैं जर्नलिस्ट उसके ऊपर मुद्दा रख दिया, लेकिन कहानी ये निकली कि वो तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सके तो इसलिए कानून की जगह वो ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं। तो ये एक डेस्परेशन की सूरत हाल जो इमरान खान ने कल दिखाई कि आजाद खारजा पॉलिसी है हमारी, किससे आजाद है भाई? पहले किसी ने क्या काबू की हुई थी खारजा पॉलिसी जो अब आपने आजाद कर दी है, और आप एक बदतरीन खारजा पॉलिसी के साथ और मईशत के साथ ये अब देखें, ये तो कुछ लोग तो तज्जिया ऐसे कर रहे हैं कि ये तो इनकी इलेक्शन की मुहिम ये खुद स्टार्ट कर रहे हैं। इख्तितामी ये मिनी बजट दिया है इन्होंने, दूसरा मिनी बजट जो है वो इस साल के अंदर कल जो इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है और 250 अरब का इसका इम्पैक्ट है। इनसे बंदा पूछे कि आपके पास तो गुंजाइश ही नहीं है, फिस्कल स्पेस ही नहीं है, तो क्या आप और उधार लेंगे और कर्जे लेंगे इसको कवर करने के लिए? तो ये बहुत सारे सवालात हैं। सर सवाल ये भी है कि अगर आप लोगों की हुकूमत आती है अगली तो आप क्या कर्जे नहीं लेंगे? आप IMF के पास नहीं जाएंगे? हमारे मुल्क का सिस्टम जो है उसको कोई भी हुकूमत कैसे चेंज कर सकती है? आप भी गए, पीपल्स पार्टी भी गई, IMF के पास जाना तो हमारी मजबूरी है। हाँ सुमैया, मैं ये नहीं कहूंगा, ना हमारी पार्टी के मेंबर कहेंगे कि हम खुदकुशी कर लेंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। वो एक सियासी बयानात थे, अब उसको हम आगे छोड़ के बढ़ते हैं क्योंकि जाहिर अगर आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की इलेक्शन कैंपेन है तो आपकी तरीके अदम एतमाद की बातें और ये लॉन्ग मार्च का ये भी इलेक्शन कैंपेन, जरा इस पर बात करते हैं। पॉइंट है कि राना साहब, इमरान याकूब साहब, ये तहरीक अदम एतमाद आपको लगता है कि ये सिर्फ ऐसे ही शोशा छोड़ा गया है, लेकर आनी नहीं है, क्लियरिटी हो नहीं रही है, या किसी चीज पर इत्तेफाक नहीं हो रहा है, या फिर ये भी इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा है?
देखिए, पहली बात तो ये है कि राणा साहब जो बात कर रहे थे ना, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अपोजिशन, अगर वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत इतनी महंगाई के बावजूद, इतने मामला के बावजूद 3.5 पौने 4 साल गुजार गई है, निकाल गई है, तो उसमें उनकी कामयाबी कम है, अपोजिशन की नाअहली और नाकामी ज्यादा है। अब अपोजिशन ने अगर प्रॉपरली परफॉर्म किया होता तो शायद ये हुकूमत जो है इतना टाइम भी ना गुजार सकती। सही बात है। लेकिन बहरहाल अब आ जाता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखिए, तहरीक अदम इत्मीनान अपोजिशन जो है वो यकसू है, पूरी अपोजिशन, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम। मेरी अपनी इन तीनों जमातों के जो टॉप की लीडरशिप है उससे गुफ्तगू हुई है, वो तीनों जमातें जो हैं इस बात पे यकसू है, वो बड़े पुरएतमाद हैं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, उनके ग्रुप के हवाले से, इवन तहरीके इंसाफ के कुछ और लोगों के हवाले से। लेकिन बात फिर वहीं जाके रुक जाती है कि ये तहरीके अदम इत्मीनान पेश की जाएगी या कामयाब होगी तो वो सिर्फ उसी बिना पे होगी कि अगर एम्पायर का इशारा होगा। अगर वो इशारा ना हुआ तो आप फिर देखेंगे कि मामला उसी तरह से चले जाएंगे। लेकिन अब अपोजिशन को उसका नुकसान होगा क्योंकि अपोजिशन इसको इतनी हाइप पे ले गई है कि अब उस तरह से वो छोड़ नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 मार्च तक आप इसका कोई हतमी रिजल्ट देख लेंगे। तो उस तक यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब तक इनकी 23 मार्च की लॉन्ग मार्च की डेट आएगी उससे पहले ही मामला खासी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद लॉन्ग मार्च इन्हें ना करना पड़े, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 10-15 मार्च से ज्यादा ये मजीद अगर खींचेंगे तो इनको भी नुकसान होगा। ठीक है पॉइंट। लेकिन अभी जाहिर है ये लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी का चल रहा है और अभी ये सिंध में है, फिर ये पंजाब में लॉन्ग मार्च आना है। खुद अगर हम पीटीआई की बात करें तो उनका भी एक मार्च चल रहा है, हुकूमत वक्त होते हुए वो भी एक मार्च निकाल रहे हैं सिंध में, और ये सिंध का पूरा होता हुआ ये कराची पहुंचेगा। अब्दुल समद साहब, पहली बात तो ये कि ये लॉन्ग मार्च ये अपोजिशन करती है, हुकूमत को हमने कभी देखा नहीं मार्च करती हुई नजर आए, जबकि वफाक में आपकी हुकूमत है, आपने ही रिलीफ देना है आवाम को, वो रिलीफ पहुंचेगा सूबाई हुकूमतों तक, फिर वो सूबाई हुकूमतें अपने सूबे में वो रिलीफ देंगी। तो ये जो मार्च आप लोग कर रहे हैं इससे आपको क्या हासिल होगा? आप तो हुकूमत में। देखिए हम मार्च कर रहे हैं, हम मुजाहरे या जो भी हमारा मुजाहरा कह लें, इसका जो भी इजहार है हम कर रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारी हुकूमत नहीं है। हम सिंध के अवाम के लिए कर रहे हैं। सिंध में हमारा अपोजिशन लीडर है, हम अपोजिशन में हैं और वहाँ पे हमारा हक बनता है कि वहाँ पे हम सिंध के अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं वहाँ पे, क्योंकि यही एक बेहतरीन तरीका होता है, यही जमहूरी तरीका होता है। और मेरे दोस्त राना साहब को कौमी असम्बली के कालीन की फ़िक्र पड़ गई कि तब्दील हो रहा है, कहीं कालीन की तब्दीली से इनकी तहरीके अदम एतमाद जो है वो इल्तवा का शिकार ना हो जाए। मैं वो भी वाज़े कर दूं कि वो उसका जो कालीन की तब्दीली है वो इसलिए है क्योंकि समिट होने जा रहा है ओआईसी का, वज़ारत जो वज़ीर ख़ारजा का। तो राना साहब को कालीन की वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर आप इल्तवा वो पेश करेंगे तो हम इल्तवा नहीं होने देंगे, हम आपको चैलेंज करेंगे कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस आके वो करें वहाँ पे आके। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे मार्च की, बड़ी लॉन्ग मार्च की, देखें जब कैपेबिलिटी ना हो अपोजिशन के पास, हम तो कहते हैं कि अगर आपके पास थोड़ी सी सलाहियत होती, अगर आपके पास आपको लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी थी तो आप हमें आके यहाँ पे चैलेंज करते, यहाँ डी चौक पे आके आप धरना देते, जैसे हमने 125 दिनों का धरना दिया। आप पे नहीं है, आप वहाँ पे सिर्फ नारे और सिर्फ वहाँ सिंध के अंदर खड़े होके वो सिंध का चला हुआ लॉन्ग मार्च पता नहीं वो पहुँचता भी है कि कहीं नहीं पहुँचता। और कोई मजाक कर रहा था कि 10 रुपये पेट्रोल सस्ता होने से कहीं ये KPK ना पहुँच जाए इनका मार्च। नहीं तो आप ये बताएं ना कि आपने ये ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर जो आपने ये करी है कम महंगाई, तो ये आपने किसके लिए की है? आवाम को रिलीफ देने के लिए की है, अपने आप को रिलीफ देने के लिए की है? देखिए अगर 10 रुपए कम कर दी और आपको 10 पैसे तो नहीं कम की, 10 रुपए कम की, अगर आपको लगता है कि 10 रुपए से भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए अगेन जिस तरफ महंगाई जा रही थी, जो ट्रेंड चल रहा था कि जी अगर खुदा ना खास्ता अगर सर महंगाई तो अभी भी है, अभी भी जो रिपोर्ट कह रही है इदारे शुमारियात की वो बता रही है कि 12% से भी ज्यादा महंगाई है, तो महंगाई तो अभी भी है, ये नहीं कह सकते कि महंगाई कम हो गई है। चले पॉइंट एक, राना साहब ये लॉन्ग मार्च की क्या सिचुएशन है जो अभी बात की है इमरान साहब ने, आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये आपने 10-15 मार्च तक क्लियरिटी आ जानी है?
देखिए बिल्कुल, अभी तो अदम एतमाद के ऊपर वर्किंग जारी है और मैं आपको बता दूं सुमैया के नंबर्स पूरे हैं। अच्छा। इश्यूज क्या हैं? इश्यूज ये हैं कि आगे जाते हुए क्या हमारा मौक़िफ़ ये है कि जनरल इलेक्शंस की तरफ हमें फॉरेन कोalition हुकूमत को जाना होगा, लेकिन यहाँ जो है कुछ कोalition पार्टनर्स निगोशिएट कर रहे हैं कि शायद जो है ये पूरा टेन्योर मुकम्मल करें या उनकी प्लेसमेंट इस पावर कॉरिडोर में कैसी होगी। हमारे लिए, नून लीग के लिए ये पावर प्ले नहीं है। हम लोगों को इक़्तिदार नहीं चाहिए। हम समझते हैं कि इस मुल्क के मसाइल का हल जो है वो ये है कि हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएं। ये मामलात हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले है, लेकिन आज हुकूमत गिरती है। अगर हम गिराना चाहें ये मामलात तय होंगे। आखिर PMLQ है, MQM है और जो इनके अपने सफ़ों में खड़े जो अरकान इनके जो तो आपको इंतजार किस बात का है? अगर आपके लिए सब चीज बहुत आसान है, नंबर गेम भी आपके हाथ में, तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? ये आखिर इंतजार इस चीज का है कि अदम एतमाद से मुल्क को नुकसान नहीं होना चाहिए, अवाम को रिलीफ और फायदा पहुंचना चाहिए। अगर हम लोग जो है वो अदम एतमाद ला के कोalition हुकूमत 14-15 महीने पूरी करती है तो हम समझते हैं कि इससे नुकसान ज्यादा होगा। इन मामलात को सेटल करना है और यही वजह है कि अभी तक अदम एतमाद जो है प्लेस नहीं हुआ। एक चीज आखिरी में ये कहना चाहूंगा कि ये जो इन्होंने 12 रुपए 13 दिन पहले जो बढ़ाए थे पेट्रोल की कीमत और आज 10 रुपए आपने कम कर दिए, पिछले सिर्फ 3-4 माह में 50 रुपए के करीब जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो ये जो इन्होंने टोपी ड्रामा रिलीफ का किया है, अवाम इसको भुगत रही है रेल मानों में। ये बहस से बढ़ गई ये बात, ये लोग महसूस कर रहे हैं अपनी डेली जिंदगियों में। जाहिर है अवाम बहुत परेशान है महंगाई से। जरा महंगाई पे बात करेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, और अब्दुल समद खान साहब आपके वक्त में बहुत शुक्रिया। में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो महंगाई की क्या सूरत हाल है और क्या IMF की शराइत पर हुकूमत अमल कर पा रही है या फिर छोड़ दिया अमल करना, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो लॉन्ग मार्च है इससे अवाम क्या समझते हैं, ये लॉन्ग मार्च से खास तौर पे तमाम सियासी जमातें हासिल क्या कर पाएंगी, अवाम का रद्द-ए-अमल हमने लिया है। ज़रा पहले आप वो देखिए। मकसद अपने मतलब के लिए है, ठीक है, अवाम को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। यार ये जो भी कर रहे हैं ना, अवाम का कोई भी फ़ायदा नहीं है, अवाम का तो नुकसान ही है। पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, दे रहा तो कोई कुछ भी नहीं है। हर एक के मफादात अपने होते हैं, ये मफादात की जंग है। अब देखते हैं कौन जीतता है। आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है, जिसको जहां अपना सियासी मकसद नज़र आता है उसके लिए वो वहां चला जाता है। आवाम के लिए कोई भी नहीं सोचता। ये पीपल्स पार्टी तो फायदा है ना, उसने तो देख क्या इमरान खान ने हमारे साथ गरीबों के साथ हर चीज की महंगाई, हर चीज की महंगाई। फायदा आवाम को लूट रहे हैं, ऐसे ही खाली बोर्ड बोलते हैं दे दे, पानी की लेने डाल के देंगे, गटर लेने डाल के देंगे, फिर देखो बाद में कुछ होता नहीं है। इमरान खान आ गया है, बोलते तब्दीली आएगी तब्दीली आएगी, गरीबों को मार के खुद तब्दीली करेगा। तो कहने का मतलब ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए दोनों रोड पे निकले हुए हैं। आवाम के रिलीफ के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए दौड़ना है। मैं तो थोड़ा जो है PTI का मार्च सही है, लेकिन है दोनों अपने मफाद के लिए। बाकी अगर जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं सिंध पंजाब की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ या फिर PTI कराची की तरफ, इससे आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता, लेकिन इनकी जो सियासी जो रस्साकशी है या सियासी जो भाग दौड़ है उसमें कुछ ना कुछ हरकत या उसमें सियासी पारा आया हो सकता है। जी, तो ये सिंध के अवाम में जो समझते हैं, ज़्यादातर अवाम ये समझते हैं कि सिर्फ अपने मफाद के लिए बाहर निकलें, किसी को भी अवाम का कोई एहसास नहीं है। तो इमरान याकूब साहब, अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं कि उनको समझ ना आए कि ये पार्टीज किसके लिए सारे मामलात कर रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सुमैया ठीक का। अवाम माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, हमारे अवाम तो ख़ास तौर पे बहुत समझदार हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अवाम बेचारे जब वो किसी ने किसी से पूछा ना, एक पत्थर था गोल, तो उसने पूछा कि तुम गोल कैसे हो गए, तो उसने कहा ठोकरें इतनी लगी कि मैं गोल हो गया। तो हमारे अवाम जो है उनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इतनी इन्होंने देखी है सख्तियाँ कि अब ये बड़े समझदार हो गए हैं। अभी तो झूठे वादों में, झूठी तसल्लियों में और सियासी नारों में फ़र्क वैसे महसूस हो जाता है कि क्या कर रहे हैं। देखें, अब ये जितनी भी बात कर दें हुकूमत वाले कि जनाब हमने अवाम को रिलीफ देने के लिए किया, महंगाई से बचाने के लिए किया, लेकिन अवाम ये समझ चुकी है कि ऐसी बात नहीं है।
असल में इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया है और इन्होंने IMF की मुखालफत में इसलिए मोल लेने का इरादा कर लिया कि हम उनसे निपट लेंगे, पहले हम इधर निपट लें। इसी तरह से अपोजिशन 3.5 पौने 4 साल तक कुछ नहीं करते रहे सिवाय दावों के, वादों के और नारों के। लेकिन अब जब उन्हें भी ये नजर आया कि शायद मामला ठीक हो गए हैं, उनकी मीटिंगें भी रात गए होने वाली मीटिंगें भी जो असर ले आई हैं, जो खुफिया मीटिंगों में उनसे भी रिजल्ट निकलना शुरू हो गए हैं और उनके जो जरदारी साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, उनके जो गुण थे वो काम दिखा गए हैं। तो फिर आप देखें कि मियां नवाज शरीफ भी राजी हो गए हैं, मरियम नवाज भी बैकग्राउंड में चली गई हैं और मुस्लिम लीग नून जो है उसको लीड मियां शहबाज शरीफ कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप अगर इस पूरे सिनेरियो को देखें तो असल में ये इक्तदार की जंग है, इक्तदार का खेल है। अब अपोजिशन किस तरह से इस साल पे करती है, मैं आपसे फिर कहूंगा जो मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि ये अपोजिशन की भी सर्वाइवल का मामला है। अब अगर अपोजिशन पीछे हटेगी तो उसका नुकसान अल्टीमेटली अपोजिशन को भी होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। और अभी जिस तरह आपने बात की ना कि जो रिलीफ दिया जा रहा है कि हुकूमत को समझ आ गई है कि पहले हम उधर निपट लें, IMF सब निपटते रहेंगे, लेकिन IMF को अगर हम पूरा नहीं करेंगे और IMF की शराइत पर अमल करते हुए जो हमने अभी तक आवाम पर बोझ डाला और हुकूमत अब ये समझती है कि अभी हमने जो भी कुछ किया है वो IMF को एतमाद में लेके किया है, तो क्या ऐसा मुमकिन है? और फिर आगे जो हमें रिव्यू होना है किस्त का अप्रैल में, वो फिर किस तरीके से होगा, वो फिर हमें किस्त कैसे मिलेगी, उसके मामला हम आगे कैसे लेके जाएंगे अगर ये चंद दिनों का रिलीफ होगा। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर मौशूआत हैं फ़ारूक सलीम साहब। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना ये कहते हैं कि ये जो कुछ रिलीफ फ़िलहाल दिया जा रहा है आवाम को, ये IMF को एतमाद में लेके दिया जा रहा है, तो ये वक्ती रिलीफ होगा? क्या हमें ये मजबूरन देना पड़ा हालात को देखते हुए? क्या IMF की शराइत को अभी पूरा नहीं करना हमें? जी, आई थिंक आप दुरुस्त कह रही हैं कि सियासत की मजबूरियां हैं और दूसरी तरफ IMF के साथ वादे हैं। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च चल रहा है, अपोजिशन वाले जो हैं वो अदम एतमाद की तैयारी कर रहे हैं। तो किसी न किसी किस्म की माशी रिलीफ हुकूमत ने समझा कि जरूरी है ताकि वो जो सियासी स्पेस का नुकसान हुआ है उसको किसी तरह दोबारा से वापस लिया जाए। लेकिन ये हवाले से आप देखिए कि फरवरी 2021 में वादे किए गए थे, उसके बाद फिर हमने $500 मिलियन वसूल कर लिया IMF से। फिर अप्रैल में हमारे यहाँ एक नए वजीर खजाना आ गए, हमने पुराने सारे वादे तोड़ दिए। अब दोबारा फिर वही काम हुआ है कि जनवरी 2022 में वादे किए गए थे, मिनी बजट आया था आपको याद है, और उसके नतीजे में हमने $1 बिलियन वसूल कर लिया। और जब $1 बिलियन वसूल कर लिया फरवरी की 28 तारीख को, वो सारे वादे दोबारा तोड़ दिए गए। तो एक मुल्क को चलाया जा रहा है वादों के तोड़ने की बुनियाद के ऊपर, एक साथ या तो वादे किए ही ना जाएं, और अगर किए जा रहे हैं वजारत खजाना नहीं किए हैं तो फिर वजीर आजम साहब उसके कोई 3 हफ्ते के बाद 4 हफ्ते के बाद टीवी पे आके वो सारे वादे तोड़ देते हैं। फारूक साहब, आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे क्योंकि आप भी टीम का हिस्सा रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट में इकोनॉमिक अफेयर्स। तो क्या आपको लगता है कि जो मुआशी टीम है वजीर आजम की, क्या वो समझ नहीं पाई चीज़ों को, या बाबा वजीर खजाना तब्दील होने से भी यहाँ पर काफ़ी मामलात ख़राब हुए? देखिए, वजूहात तो बहुत सारी इसमें मिल जाती हैं। आपने सही तरफ इशारा किया कि माशी पॉलिसी के लिए आपको एक माशी टीम चाहिए, और यहाँ पे पिछले कोई 41 महीनों में आपने देखा कि 4 वज़राए खजाना जो हैं वो बदली हो चुके हैं। औसतन टाइम मिल रहा है 9 से 10 महीने का एक वजीर खजाना को। तो जब आपके पास माशी टीम ही नहीं है तो फिर माशी पॉलिसी किस तरह सामने आएगी? अब ये आर्जी रिलीफ देने जो ऐलान है, आप सोचिए कि पेट्रोल की मद में 10 रुपए फी लीटर, बिजली की मद में कोई 5 रुपए फी यूनिट, फिर सस्ते कर्जात हैं, इनका जो मजमूई बोझ मैंने निकाला है वो तकरीबन 300 अरब रुपए का बनता है। अब 300 अरब रुपया हुकूमत के पास तो है नहीं। अब अगर इनको फाइनेंस करना है तो बजटरी खसारा बढ़ेगा, बजटरी खसारे को पुर करने के लिए मजीद कर्जाजात लेने की जरूरत या नोट छापने लेकिन फिर हुकूमत करेगी क्या फारूक साहब? तो फिर दोबारा से महंगाई होगी। अगर ये हुकूमत ये कह रही है कि बजट तक तो कीमत नहीं बढ़ती पेट्रोल की, कम हो सकती है, तो फिर ये करेंगे कैसे? इसको बैलेंस कैसे करेंगे?
मेरा ख्याल है कि ऐलान कर दिया गया है सियासी मजबूरियों के तहत। अभी तक ये सोचा नहीं गया कि ये 250 से 300 अरब रुपए की जो रियायत कंसेशंस दी जा रही हैं वो कहां से आएंगी और इसका IMF के प्रोग्राम के ऊपर क्या असर होगा। देखिए, बिटवीन टुडे एंड जून अगले बजट का जो आपने जिक्र किया, तकरीबन 7.5 से 8 अरब डॉलर के कर्जाजात जो हैं, बैरूनी कर्जाजात, उनकी वापसी होनी है। और जब तक IMF के प्रोग्राम का हम हिस्सा नहीं बने रहते उस वक्त तक हमें मजीद नए कर्जा डॉलर की शक्ल में नहीं मिल पाएंगे और हम ये अपने कर्जाजात जो हमने वापस करने हैं वो वापस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही ट्रिकी सी सिचुएशन है। आप समझिए कि हुकूमत बहुत ही मुश्किल पोजीशन में है। वो जैसे कहते हैं कि बिटवीन द डीप ब्लू सी फंस गई है, डेवल और डीप ब्लू सी के दरमियान। तो ये बजट खसारे में इससे इजाफा नहीं होगा फारूक साहब? जी 100% होगा। अगर 300 अरब रुपया जो बजट में नहीं दिया गया था, इसमें एक कंफ्यूजन का एलिमेंट भी आप देख लीजिए कि जनवरी में जो मिनी बजट का ऐलान किया गया था लाए गए थे। अब एक ही महीने के बाद 300 अरब रुपए के नए रिलीफ का ऐलान कर दिया जाता है। तो एक महीना पहले, 4 हफ्ते पहले हुकूमत का एक दिमाग था जिसमें टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे। अब 4 हफ्तों के बाद वो कंप्लीटली माइंड चेंज हो गया है। अब रिलीफ ही है और रिलीफ भी ऐसी दी जा रही है जिसका कोई फाइनेंसिंग प्लान, पैसा कहां से आएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, मैं चाहूंगी आपसे मजीद बात करूं। फारूक साहब हमारे साथ ही रहिएगा आप। इमरान साहब, जब सियासी मजबूरियां इंसान की आड़े आ जाती हैं तो वो इस तरह के फैसले भी करता है कि जिससे बाद में नुकसान हो, कि जाते जाते हुकूमतें ऐसे फैसले कर लेती हैं जिसका नुकसान अगली आने वाली हुकूमतों को होता है, जैसे हमने मुस्लिम लीग नून के दौर में देखा था। देखिए, डॉक्टर फारूक सलीम साहब जो बात कर रहे थे, मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ कि इनका होमवर्क नहीं है, इन्होंने उस तरह से किया नहीं। डॉक्टर साहब अक्सर ये कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ सिर्फ अपने मंशूर पर अमल कर देती तो आज उसको ये दिन ना देखना पड़ते। लेकिन मैं ये करना चाहूंगा कि इंसान इस तरह के फैसले उस वक्त करता है जब उसको आगे अंधेरा नजर आ रहा हो। मेरा जाती ख्याल है कि हुकूमत ने ये फैसला इसलिए किया है कि उन्हें शायद ये एहसास हो गया कि अब तहरीके अदम इत्माद कामयाब हो जाएगी, अब शायद वो जाने वाले हैं और इसलिए वो अवाम के पास जाने से पहले ये एक ऐसा कदम करके जा रहे हैं कि जिसमें वो कह सके कि देखें, हमने तो इतने मुश्किल हालात में भी IMF की मुखालफत लेने के बावजूद आपको रिलीफ देने के लिए बिजली भी सस्ती कर दी और पेट्रोल भी सस्ता कर दिया। ये असल में अगले इलेक्शन की तैयारी है, मुझे ऐसा महसूस होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हुकूमत का। फारूक साहब, जाते जाते बस ये बताइएगा सर, अब जाके जब हुकूमत जा रही तो वज़ीर आज़म को ख्याल हुआ कि इंडस्ट्रियल जोन के लिए हमें सब्सिडी देनी चाहिए थी, इंडस्ट्रीज को ऊपर उठाना चाहिए था। ये अचानक से कैसे एहसास हुआ जबकि हमारी पूरी मईशत कोलैप्स की तरफ है, हम पूरी हमारी मईशत इंपोर्ट पे खड़ी हुई है, हमने कोई नई इंडस्ट्रीज नहीं लगाई, जो लगी हुई हैं वो इतने जवाल की तरफ जा रही हैं? जी, इसका जवाब मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने जो कल तकरीर की उसमें इसका जवाब आपको मिल सकता है। वहाँ ये कहा गया था कि अगर आप एक आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं तो आप ऐसी किसी पार्टी को वोट ना डालें जिनकी क़यादत के असासे जो है मुल्क से बाहर हो। तो यहाँ उन्होंने इलेक्शन का जिक्र कर दिया है। अब अगर 4 सालों के बाद आपके पास एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है और शायद आज वज़ीर आज़म साहब ने उसको एडमिट भी किया कि ये पॉलिसी 4 साल पहले आनी चाहिए थी, हम अब इसका ऐलान कर रहे हैं। ये लग रहा है कि जैसे इलेक्शन की तरफ हुकूमत जा रही है और जो पॉपुलिस्ट, जिसको कहते हैं पॉपुलिस्ट सियासत, यानी कि बहुत ही पेचीदा प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वज़ीर आज़म साहब उसका बहुत ही सिंपल सा हल आपके सामने रख देते हैं, तो वो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ हुकूमत जा रही है। ठीक है, पॉइंट टेकन फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। इमरान याकूब साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो यूक्रेन में फंसे हुए तालिब इल्मों की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे यूक्रेन और रूस की दरमियान कशीदगी के बाद जो वहाँ पर पाकिस्तानी फंस गए और खासतौर पर तलबा वहाँ पर फंस गए, उनको वापस लाने के लिए, उनको निकालने के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर मौजूद तलबा ये समझते हैं कि उनको निकालने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं।
और वो अभी तक वहाँ पर फंसे हुए हैं। उनको ये कई बार कहा गया कि आप पोलैंड पहुँच जाएं। तो कई तलबा ऐसे हैं जो कि यूक्रेन से, तकरीबन 1000 तलबा हैं जो कि पोलैंड पहुँच चुके हैं और वहाँ पर उनका पोलैंड सफ़ीर से रब्ता भी हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद है। कई तलबा ऐसे भी हैं जो अब वतन वापस पहुँच चुके हैं, लेकिन कई तलबा अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से गए हुए तलबा जो कि बहुत परेशानी का शिकार हैं और वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको वतन वापस लाया जाए। यूक्रेनी सरहद पर हुकाम जो हैं वो ये भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानियों से किसी किस्म का कोई ताउन नहीं कर रहे हैं और पोलैंड सफ़ीर का ये भी कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो वहाँ पर फंसे हुए पाकिस्तानी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया जाए। तो इसी सूरत हाल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वहीं पर फंसे हुए एक तालिब इल्म हैं मोहम्मद बाजिल, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। बाजिल, ये बताइएगा कब से आप यहाँ पर फंसे हुए हैं और क्या इक़दामात आपके लिए वापसी के लिए और दीगर तलबा के लिए किए जा रहे हैं? कितने तलबा वहाँ पर मौजूद हैं और आप जो इक़दामात किए जा रहे हैं आपको निकालने के लिए, उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बाजिल है और मैं खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ एंड वही पाकिस्तानी जो उन पाकिस्तानियों में से हूँ जो यहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं। हमें यहाँ पे 6 दिन हो गए शेल्टर के अंदर, हमारे बंकर में जो हमारे हॉस्टल के बिल्कुल नीचे ही है। मैं खारकीव में हूँ अभी यूक्रेन में, जहाँ पे बहुत हालात ख़राब हो रहे हैं। हमारे बंकर के अंदर हमारे पास फूड की बहुत शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गई है। पानी भी ख़त्म हो गया है, बच्चे अब टैप वाटर इस्तेमाल करने पे आ गए हैं। एंड दूसरा इशू ये चल रहा है कि यहाँ पे पैनिक बहुत लेट गया क्योंकि एम्बेसी वालों ने अब तक कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। एम्बेसी वालों ने बस हमें ये गाइडेंस दी है कि आप खारकीव से कोई तरीके से वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बॉर्डर आएँ, इससे हम आपको रोमानिया से वो करवा दें इवैक्यूएट। लेकिन इशू ये है कि हमारे पास सारे के वो सब प्लान तब तक चलते रहेंगे जब तक हम सेफ्टी कोई मिलती नहीं है हमें इस प्लान से, क्योंकि हमारे स्टेशन के ऊपर भी बहुत फायरिंग चल रही है, स्टेशन के ऊपर बहुत मसले हो रहे हैं, तो सेफ़ नहीं है। ऑलरेडी डबल मार्शल लॉ लग चुका है हमारे खारकीव के अंदर, जहाँ पे शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया गया है रशियन ट्रुप्स को। आज भी एक रिपोर्ट आई थी हमारे पास कि 15 इंडियन बच्चों में से एक के ऊपर फायरिंग हुई थी और एक इंडियन बच्चे मर गए। तो एम्बेसी को हमें रीच आउट किया था, उन्होंने ये सजेशन हमें बस ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप लोग निकले वहाँ से, आप लोग जल्दी से निकले वहाँ से और कोई तरीके से आप पहुँचें वेस्टर्न पार्ट। अब कोई तरीके से हम कैसे पहुँचें जब बाहर ऑलरेडी फायरिंग हो रही है, स्टेशन के ऊपर इशू हो रहे हैं। आई एम श्योर कि पाकिस्तानी एम्बेसी अपना फुल कोशिश करिए, लेकिन यहाँ पर हमें एफर्ट्स नहीं दिख रही हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, सारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एम्बेसी से कि आप प्लीज़ कोई ऐसा मेथड निकालें जहाँ पे हमारे लिए आसानी हो, हमें बच्चों को इतना रिस्क नहीं लेना पड़े, क्योंकि लाइफ के साथ हम नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पे बहुत मसला हो रहा है, बंकर के अंदर कंजस्टेड होना स्टार्ट हो गया है, फूड ख़त्म होना स्टार्ट हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू हो रहा है हमारे यहाँ पे एंड मतलब और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एंड वी डोंट नो हाउ लॉन्ग हमारी मेस हमें फूड प्रोवाइड कर रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कब तक प्रोवाइड करेगी। सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए एक सेफ प्लान के ज़रिए, जिससे हम सब वापस अपने घर चले जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका बाजिल, जो कि हैदराबाद के रिहायशी हैं और वहाँ मौजूद हैं और खारकीव में मौजूद हैं। और जिस तरह बता रहे हैं कि जिस बंकर में वो और दीगर लोग मौजूद हैं वहाँ पर अब उनके पास खुराक भी ख़त्म हो रही है, पानी भी ख़त्म हो रहा है और फायरिंग की सूरत हाल है बाहर। और जब बार बार उनसे एम्बेसी की तरफ से कहा जाता है कि आप यहाँ से निकल के किसी और जगह पहुँच जाएं, तो वो ये कह रहे हैं कि हम कैसे पहुँचें जब स्टेशन पर फायरिंग हो रही है, बाहर निकलना मुश्किल है, डबल मार्शल लॉ लग चुका है, लोगों को देखते गोलियां मारने का हुक्म है, तो ऐसे हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? तो एम्बेसी को चाहिए कि अब हमें खारकीव से और दीगर इलाकों में जो फंसे हुए तलबा हैं, जो पाकिस्तानी हैं, फैमिलीज़ हैं, उन्होंने कहा बच्चे हैं और वो बच्चे ज़ाहिर इनको खुराक की ज़रूरत है, वो खुराक वहाँ पर ख़त्म हो रही है, दीगर अशिया ज़रूरियात जो कि चाहिए होती हैं आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए वो ख़त्म हो रही हैं। तो कब तक वहाँ पर रहेंगे? और इस तरह मुख्तलिफ बंकर्स में, कई बेसमेंट में यूनिवर्सिटीज़ की तालिब इल्म मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं और वो काम बाला से, हुकूमत वक्त से, एम्बेसी से ये अपील कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि सूरत हाल वर्स्ट होती जा रही है। तकरीबन उन्होंने जिस तरीके से बताया कि हमें 2 हफ्ते हो गए हैं और हम खारकीव में मौजूद हैं। पैनिक भी है, ज़ाहिर एक पैनिक है, ट्रॉमा है, जो फैमिलीज़ भी होती हैं, तालिब इल्म भी होते हैं, और जब खुराक आपके पास शॉर्ट हो जाए, पानी आपके पास शॉर्ट हो जाए, बाहर मार्शल लॉ की सूरत हाल हो, तो ज़ाहिर है एक सूरत हाल बहुत आपके ऊपर भी ट्रॉमा जो है वो असर करता है। तो हुक्काम बाला से अपील है कि यकीनन वो काम तो कर रहे हैं, एम्बेसीज़ भी अपना काम कर रही हैं, लेकिन कोशिश करें कि जल्द से जल्द वहाँ से पाकिस्तानियों को और इन स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाला जा सके ताकि अपने बखैर आफियत वो अपने घरों तक पहुँच जाएँ।
तो इसी नोट के साथ नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।